हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 27 अप्रैल 2021 और आज के इस वीडियो में हम 26 और 27 अप्रैल दोनों ही दिन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला अपडेट है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे वॉज ऑब्जर्व ऑन 26 अप्रैल। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया गया। तो हर साल 26 अप्रैल को ये दिन मनाया जाता है। इस साल के लिए थीम रखी गई है आईपी एंड एसएमईज टेकिंग योर आइडियाज़ टू मार्केट। थीम आपको याद रखनी है। और इस दिन मनाया जाता है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है यानी बौद्धिक संपदा होती है उसके इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करने के लिए। इस दिन की स्थापना की गई थी वीपो के द्वारा यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सन 2000 में। याद रखिएगा। तो इसका मेन एम ये है कि जो कॉपीराइट्स होते हैं, पेटेंट्स हैं, डिज़ाइन हैं या ट्रेडमार्क्स हैं लोगों के प्रॉपर्टी के, उनके बारे में जागरूकता फैलाना। ठीक है। और जो वीपो है जिसके द्वारा इस दिन की स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। हेडक्वार्टर है जिनीवा में। डायरेक्टर जनरल हैं डैरेन टैंग और मेंबर्स हैं 193। नेक्स्ट अपडेट है, इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे वॉज ऑब्जर्व ऑन 26 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस 26 अप्रैल को मनाया गया। तो एक्चुअली में यूक्रेन में जो चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट है 1986 में यहाँ पे धमाका हुआ था और ये बताया जाता है कि ये पूरे विश्व भर में दूसरा सबसे बड़ा धमाका था। ठीक है। तो 1986 में हुआ था। तो यहाँ पे जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी उन्हीं की याद में ये दिन मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस 26 अप्रैल को। तो 1986 में ये त्रासदी हुई थी और इसके ठीक 30 साल बाद यानी 26 अप्रैल 2016 में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इस दिन की स्थापना की गई थी। तो लोगों के बारे में जो ये आपदा हुई थी उसके बारे में बताया जाता है, उस बारे में जागरूकता फैलाई जाती है। साथ ही जो न्यूक्लियर एनर्जी है इसके क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ये चीज़ें भी बताई जाती हैं। नेक्स्ट अपडेट है, वर्ल्ड मलेरिया डे वॉज ऑब्जर्व ऑन 25 अप्रैल। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया गया। ठीक है। तो हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस। और इस साल की थीम रखी गई है रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। ठीक है, ये थीम थी रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। और मलेरिया क्या है, कैसे होता है, कैसे इससे बचा जा सकता है, इसका क्या इलाज है, इस बारे में इस दिन जागरूकता फैलाई जाती है। इसी कारण से इसे मनाया जाता है। ठीक है। तो इसकी स्थापना हुई थी सन 2007 में। ठीक है। तो 2007 में हुआ क्या था, जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है इसका 60वां सेशन था। ठीक है। वहीं पे इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो किया गया था। तो देखिए 2001 से जो अफ्रीकन गवर्नमेंट्स हैं वहाँ पे अफ्रीका मलेरिया डे मनाया जाता था। ठीक है। 2001 से अफ्रीका मलेरिया डे मनाया जाता था। उसके बाद 2008 में इसे डेवलप करके वर्ल्ड मलेरिया डे बना दिया गया था। ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा और थीम आपको याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है, इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे वॉज ऑब्जर्व ऑन 25 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस 25 अप्रैल को मनाया गया। तो हर साल 25 अप्रैल को ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है, तो यूनाइटेड नेशंस में जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं तो वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं या जो वहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो वहाँ के डेलीगेट्स हैं, उनके रोल के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, उनके काम के बारे में लोगों को बताने के लिए ये दिन मनाया जाता है। ठीक है। तो 25 अप्रैल ही क्यों चुना गया, तो 25 अप्रैल 1945 में पहली बार हुई थी सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस। ठीक है। सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस को ही यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है। तो इस दिन हुआ क्या था कि लगभग 50 कंट्रीज से जो प्रतिनिधित्व करने वाले थे, वहाँ के जो वहाँ के प्रतिनिधि थे, वो एक साथ आए थे और वहाँ पे सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया गया था। इसी कारण से 25 अप्रैल को ये दिन चुना गया है मनाने के लिए। बात कर लेते हैं यूनाइटेड नेशंस की। तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। इसके मेंबर्स की बात करते हैं तो 193 मेंबर्स हैं और 2 ऑब्जर्वर स्टेट हैं। स्थापना हुई थी 1945 में और सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट अपडेट है, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक वॉज ऑब्जर्व ऑन 24 अप्रैल टू 30 अप्रैल। 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह मनाया जाएगा। तो हर साल जो अप्रैल का आखिरी सप्ताह होता है, ध्यान दीजिएगा, अप्रैल का लास्ट वीक, ठीक है, आखिरी सप्ताह है, इसे विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह यानी कि वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक के रूप में मनाया जाता है। इस साल की थीम रखी गई है वैक्सीन्स ब्रिंग अस क्लोजर। ठीक है, वैक्सीन्स ब्रिंग अस क्लोजर। और ये दिन क्यों मनाया जाता है,
तो जो भी अलग अलग तरह की डिसीज़ेज़ होती हैं उनके द्वारा जो लोग प्रभावित होते हैं तो उनको बचाने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो वैक्सीन्स बनाई जाती हैं, तो लोगों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, कि इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि किस मर्ज की वैक्सीन बनाई गई है, किस वैक्सीन से किस मर्ज का इलाज होगा, ये सब चीज़ें बताने के लिए लोगों को इस सप्ताह को मनाया जाता है। लोगों को प्रेरित किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करवाएं और जो डिसीज़ेज़ हैं उनसे अपने आप को बचाएं। ठीक है, तो इसे ऑर्गेनाइज कराया जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यानी WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसकी स्थापना हुई थी 1948 में। हेडक्वार्टर है जिनीवा, स्विट्जरलैंड में, और डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस अधानम। नेक्स्ट अपडेट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्चेस एक्सटेंशन ऑफ स्वामित्व स्कीम अक्रॉस इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारत में स्वामित्व योजना का विस्तार किया है। तो एक्चुअली में 24 अप्रैल 2020 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक स्कीम लाई गई थी जिसका नाम है स्वामित्व। ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेजेस एरियाज़। ठीक है, तो इसे लाया क्यों गया था, तो पूरे भारत भर में जो ज़मीनी विवाद होते हैं उनको कम करने के लिए, साथ ही उनको सुलझाने के लिए, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करने के लिए, और जो लोग होते हैं उनको उनके प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट है वो प्रदान करने के लिए, मतलब कि उनके प्रॉपर्टी की एक तरह से ई प्रॉपर्टी कार्ड बनाए गए और उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए स्कीम लाई गई थी। तो अभी हाल ही में 24 अप्रैल 2021 को नेशनल पंचायती राज डे हुआ था, मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में। तो उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस स्कीम का विस्तार पूरे भारत में कर दिया है। ठीक है, तो एक्चुअली में पायलट बेसिस पे पिछले साल ये जो स्कीम थी ये सिर्फ 6 स्टेट में लॉन्च की गई थी। कौन कौन से में? महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश। और अभी हाल ही में इसे पूरे भारत भर में विस्तार कर दिया गया है। इसमें अभी प्रेजेंट में बात करें तो लगभग 5000 गाँव से 4.09 लाख लोग हैं, उनको प्रॉपर्टी के उनके कार्ड्स दिए गए हैं, ई प्रॉपर्टी कार्ड्स दिए गए हैं। नेक्स्ट अपडेट है, माइक्रोसॉफ्ट साइंड MOU विथ आंध्र प्रदेश टू प्रोवाइड स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग टू यूथ्स। माइक्रोसॉफ्ट ने युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तभी हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार और माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने एक MOU यानी कि समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत जो आंध्र प्रदेश के यूथ हैं उनको स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा। तो इस पार्टनरशिप के बाद लगभग 300 से भी ज़्यादा कॉलेज और स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो हैं आंध्र प्रदेश में, वहाँ के लगभग 1.6 लाख स्टूडेंट्स हैं और जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ की 3 कैपिटल हैं, लेजिस्लेटिव अमरावती, एग्जीक्यूटिव विशाखापट्टनम और जुडिशियल है कर्नूल। ठीक है, आपको याद रखना है। चीफ मिनिस्टर हैं वाई एस जगनमोहन रेड्डी और गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। और जो माइक्रोसॉफ्ट है यहाँ के CEO हैं सत्या नदेला और हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में। नेक्स्ट अपडेट है, हरियाणा गवर्नमेंट लॉन्चेस कोविड इमरजेंसी लोन स्कीम। हरियाणा सरकार ने कोविड आपातकालीन ऋण योजना शुरू की है। तो अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने अनाउंस किया है कि वहाँ पे कोविड इमरजेंसी लोन स्कीम शुरू की गई है। और ये योजना शुरू क्यों की गई है, तो जितने भी वहाँ पे एंटरप्रेनर्स हैं, बिजनेसमैन हैं जो कि हेल्थ केयर से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं, जैसे कि मेडिसिन हो गया, हेल्थ से रिलेटेड इक्विपमेंट्स हो गए, ठीक है, तो अगर वो उस टाइप के नए बिजनेस शुरू करना चाहती हैं तो उनको इस स्कीम के अंडर में लोन दिया जाएगा। अगर कोई पहले से बिजनेस कर रहा है, वो अपने बिजनेस को और बढ़ाना चाहता है, प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहता है, तो उनको इस स्कीम के अंडर में लोन दिया जाएगा। तो इससे होगा क्या कि पेंडेमिक के कारण अभी सभी को पता है कि जो मेडिकल इक्विपमेंट्स और जो दवाइयाँ हैं तो काफ़ी ज़्यादा कमी पड़ रही है इनकी। तो सरकार चाहती है हरियाणा की कि ज़्यादा से ज़्यादा इनका प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके ताकि पेंडेमिक से निपटा जा सके आसानी से। तो इसी कारण से ये स्कीम लाई गई है हरियाणा में। बात करें इस स्कीम के लिए जो बजट है तो 500 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। और जो हरियाणा है यहाँ की कैपिटल है चंडीगढ़ और चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट अपडेट है, जस्टिस नुथालापति वेंकटा रमना स्वर्ण एज 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। न्यायमूर्ति नुथालापति वेंकट रमन जी ने भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो ये हैं नुथालापति वेंकटा रमना जी, यानी कि शॉर्ट में कहें तो NV रमन। ठीक है, और हाल ही में ये भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में इन्होंने शपथ ली है। ठीक है, 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, ये आपको याद रखना है। और इन्होंने रिप्लेस किया है जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े जी को। ठीक है, ये यहाँ पे मतलब भारत के चीफ जस्टिस के रूप में कार्य करेंगे 26 अगस्त 2022 तक। ठीक है, और इनको ओथ यानी शपथ किसने दिलाई है? भारत के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने। तो एक क्वेश्चन आपको ये याद रखना है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ कौन दिलाता है, ये भी पूछता है कई बार, तो ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट अपडेट है इंडिया फ्रांस बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज वरुण 2021 बिगन इन द अरेबियन सी। हाल ही में अरब सागर में फ्रांस भारत द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2021 की शुरुआत हुई है। तो इस साल ये 19th एडिशन है। एक्सरसाइज का नाम है वरुण, ठीक है, 2021। तो इसमें भारत यानी कि इंडिया और फ्रांस दोनों देशों की जो नेवीज़ हैं ये आपस में एक्सरसाइज करती हैं। इनके बीच की एक्सरसाइज आपको ये याद रखना है। और ये एक्सरसाइज कराई जाती है ताकि दोनों देशों की जो नौसेना है उनके बीच में सिनर्जी, कोऑर्डिनेशन यानी सहयोग बढ़ाया जा सके। उसके अलावा ये जो एक्सरसाइज है ये 3 दिनों तक चलेगी, याद रखिएगा। और कहाँ पे शुरू हुई है? ये शुरू हुई है अरेबियन सी में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो भारत की जो नेवी है इनको लीड कौन करेंगे? इनको लीड करेंगे जो फ्लैग ऑफिसर हैं कमांडिंग वेस्टर्न फ्लीट के, रियर एडमिरल अजय कोचर जी, ये लीड करेंगे। इनका आपको नाम याद रखना है। और बात कर लेते हैं फ्रांस की। तो यहाँ की कैपिटल है पेरिस, प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन और प्राइम मिनिस्टर हैं जीन कास्टेक्स, जबकि करेंसी है यूरो। नेक्स्ट अपडेट है अमित पंघाल विंस ब्रॉन्ज मेडल एट गवर्नर्स कप 2021 बॉक्सिंग टूर्नामेंट। अमित पंघाल ने 2021 के गवर्नर कप मुक्केबाजी टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता है। तो ये हैं अमित पंघाल, भारत के प्रोफेशनल बॉक्सर हैं ये। और गवर्नर्स कप बॉक्सिंग टूर्नामेंट हो रहा था 2021 का, वो कहाँ पे रहा था ये याद रखिएगा, रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में, ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग में टूर्नामेंट हो रहा था। तो अमित पंघाल ने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक जीता है। 52 किलोग्राम की कैटेगरी में जीता है, ये भी याद रखिएगा। और भारत की तरफ से ये इकलौते मेडलिस्ट रहे हैं वहाँ पे। नेक्स्ट अपडेट है इंडिया वुमेन्स रिकर्व टीम विंस गोल्ड इन आर्चरी वर्ल्ड कप। भारत की महिला रिकर्व टीम ने तीरंदाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। तो अभी हाल ही में ग्वाटेमाला में आर्चरी वर्ल्ड कप हो रहा था और वहाँ पे भारत की रिकर्व टीम ने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। तो कौन कौन थी इस टीम में? दीपिका कुमारी, अंकिता भाकट और कोमालिका बारी, इन तीनों ने रिकर्व टीम के अंदर में एक स्वर्ण पदक दिलाया भारत को आर्चरी वर्ल्ड कप में, ठीक है। एक दूसरे मैच में जहां पे इंडियन मिक्स्ड रिकर्व टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, इस टीम में थे अंतनु दास और अंकिता भाकट, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है मैनचेस्टर सिटी डिफीटेड टोटेनहम टू विन काराबाओ कप। मैनचेस्टर सिटी ने टोटेनहम को हराकर काराबाओ कप जीता है। तो अभी हाल ही में मैनचेस्टर सिटी ने टोटेनहम को 1-0 के स्कोर से हरा के इस साल का काराबाओ कप जीत लिया है। काराबाओ कप को ही EFL कप भी कहा जाता है या इसे लीग कप भी कहा जाता है, ठीक है, ये इसके नाम है, याद रखिएगा। मैनचेस्टर सिटी ने जीता है इस साल का लीग कप टाइटल और ये इनका चौथा लगातार टाइटल है। नेक्स्ट अपडेट है नोमैडलैंड विंस द बेस्ट पिक्चर अवार्ड एट 93rd एकेडमी अवार्ड्स। नोमैडलैंड ने 93वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का पुरस्कार जीता है। तो अभी हाल ही में 93rd एकेडमी अवार्ड्स डिक्लेयर किए गए, इन्हीं को ऑस्कर कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो 93rd ऑस्कर अवार्ड्स थे ये। यहाँ पे नोमैडलैंड ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है और कुछ ही दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि बाफ्टा में भी इसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था। कुछ और अवार्ड्स और नाम हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। सबसे पहले बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है एंथोनी हॉपकिंस को द फादर मूवी के लिए। और ये नाम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा उम्र के एक्टर बने हैं ऑस्कर जीतने वाले, ठीक है। इनकी उम्र है 83 साल, ठीक है, याद रखिएगा। 83 साल की उम्र में एंथोनी हॉपकिंस सबसे ज़्यादा उम्र के एक्टर बन गए हैं ऑस्कर जीतने वाले। उसके बाद बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है फ्रांसिस मैकडॉर्मेंट को नोमैडलैंड के लिए ही। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग दिया गया फाइट फॉर यू को। इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया अनदर राउंड को। और बेस्ट डायरेक्टर थी चोले जाओ, जो कि नोमैडलैंड के लिए इन्हें ऑस्कर दिया गया है बेस्ट डायरेक्टर के। और ये नाम भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली अश्वेत महिला हैं जिन्हें ऑस्कर अवार्ड दिया गया है बेस्ट डायरेक्टर के लिए, ये याद रखिएगा, चोले जाओ। नेक्स्ट अपडेट है अमिताभ घोष ऑथर्ड द बुक द लिविंग माउंटेन अ फेबल ऑफ आवर टाइम्स। अमिताभ घोष जी ने द लिविंग माउंटेन अ फेबल ऑफ आवर टाइम्स नामक पुस्तक लिखी है। तो अभी हाल ही में भारत के जाने माने लेखक हैं अमिताभ घोष जी, इन्होंने अपनी नई पुस्तक लिखी है द लिविंग माउंटेन अ फेबल ऑफ आवर टाइम्स। तो इसमें आपको पुस्तक का नाम लिखना है, याद रखना है, और जो राइटर हैं अमिताभ घोष जी इनका नाम याद रखना है। तो जो बुक है ये पब्लिश की जाएगी हार्पर कोलिन्स इंडिया के द्वारा। और जो ऑथर हैं इन्हें अवार्ड भी मिल चुके हैं कई सारे, जैसे कि पद्मश्री, जनपीठ और साहित्य अकेडमी अवार्ड्स।
तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूजफुल लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, इसलिए मेक श्योर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और PDF की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए मैंने, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं कल कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइज़।